हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम जो है कक्षा 7 के अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन का अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें जो है हमने पढ़ा था परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि हमारा हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। क्या क्या बनाती हैं? हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। और रक्त क्या होता है? हमने पढ़ा था रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। और रक्त जो है पदार्थ है वो किससे बना होता है? एक तरल से बना होता है जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में क्या क्या होता है? रक्त में एक प्रकार की कोशिका क्या होती है? लाल रक्त कोशिका आरबीसी। और लाल रक्त को इसका जो लाल रंग है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। दूसरा हमने पढ़ा था कि इसमें एक श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं डब्ल्यूबीसी, जो क्या करती हैं? रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य भी हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। तीसरा जो हमने इसमें पढ़ा है कि रक्त में क्या होता है? रक्त का थक्का बनने में एक अन्य प्रकार की कोशिका, एक अन्य प्रकार की तीसरी कोशिका कौन सी है? पट्टिकाणु और प्लेटलेट्स। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। और रक्त वाहिनियों में हमने पढ़ा था कौन कौन से? धमनी और शिरा। धमनी और शिरा को पढ़ने के बाद हमने धमनी और शिरा को पढ़ा। और धमनी और शिरा में अंतर पड़ा था कि धमनी में कौन सा? ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है और जो शिरा में है वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त बहता है। यहाँ पर हमने पढ़ा था नाड़ी स्पंदन। नाड़ी स्पंदन के बारे में पढ़ा था हमने। तो 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है, इसकी जो दर है वो क्या कहला रही थी? नाड़ी स्पंदन। देखिए यहाँ पर लिखी है इसकी डेफिनेशन। प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। और एक स्वस्थ वयस्क में 72 से 80 बार स्पंदन होता है। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। और जो है धमनियाँ है जो वो क्या होती है? पतली नलिकाओं में विभाजित होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? केशिकाएं। इसके बाद हमने रक्तदान पढ़ा था और नेक्स्ट हमें पढ़ना था इसके बाद टॉपिक हृदय, जिसे हम अब आज की वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हृदय क्या करता है? रक्त के द्वारा पदार्थों के परिवहन, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो रक्त है वो पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। तो रक्त का द्वारा परिवहन जो होता है उसके लिए पंप के रूप में कार्य कौन करता है? हृदय। कौन कार्य करता है? हृदय। और यह क्या होता है कि निरंतर जो है धड़कता रहता है। आगे पढ़ेंगे कि एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। हृदय क्या है? कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो बिना रुके कार्य करती रहती है, पर हृदय क्या है? जो बिना रुके हमारे रक्त को कार्य करता रहता है जब तक जीवन रहता है हमारा। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। तो हृदय बक्ष गुहा में स्थित होता है जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका होता है। हृदय कहाँ होता है? बक्ष गुहा में स्थित होता है और जिसका निचला सिरा क्या है? थोड़ा सा बाईं ओर जुड़ा होता है। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का माप साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। आपका अगर क्वेश्चन आता है कि हृदय की माप आपकी मुट्ठी के बराबर होता है कि नहीं, सत्तर सत्तर में भी पूछ सकते हैं या शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकते हैं। तो मुट्ठी के बराबर होता है हमारे हाथ की। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए। हमने क्या पढ़ा था कि हृदय में जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है वो जाता है और वहाँ पंप होकर होता है ऑक्सीजन समृद्ध रक्त हो जाता है। तो हमें यह इमेजिन करना है कि दोनों अगर मिल गए तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने ना देने के लिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसके लिए क्या होता है? हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। कहाँ बटा रहता है? हृदय 4 कक्षों में। पहेली सोच रही कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होगा और किस भाग में कार्बन डाई समृद्ध। अब हृदय तो 4 कक्षों में बट गया, 4 कक्षों में बट गया, पर पहेली क्या सोच रही है कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त कहाँ है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त कहाँ है। तो ऊपरी 2 कक्ष क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता। कक्षों के बीच में जो विभाजन होता है, दीवारें होती हैं, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 7.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए हम अभी देखिए हृदय का ये डायग्राम है जो, तो यहाँ पर क्या है? ये जो है वो क्या है? महाशिरा है। क्या है? महाशिरा। यहाँ पर जो नली है ये क्या है? महाधमनी। क्या है? महाधमनी। और यहाँ है फुसफुस धमनी। क्या है? ये वाली जो फुसफुस धमनी। और ये है फुसफुस सिरा। क्या है? फुसफुस सिरा। यहाँ पर देखिए ये है बायां आलिंद और यहाँ पर देखिए ये है दायां आलिंद। और यहाँ पर जो है नीचे की ओर ये निलय है दायां निलय और ये वाला निलय है बायां निलय। कौन सा निलय? बायां निलय। और यहाँ पर जो है देखिए ये जो दीवार टाइप की है, भित्ति टाइप की है, ये क्या है? कक्षों के बीच का विभाजन, कक्षों के बीच की विभाजन हो गई है
ना। ये किसका चित्र है? मानव हृदय का कौट चित्र है। अब तीनों ओर इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीनों ओर हृदय से फेफड़ों में वापस हृदय में रक्त प्रवाह दिशा दिखाई देगी, जहाँ हम शेष शरीर में पंप रहता है। जो 7.3 है चित्र, वो हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। हृदय स्पंदन, अब क्या पढ़ेंगे हम? हृदय स्पंदन। तो हृदय के कक्ष की भित्तियों पेशियों से बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप में संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट कहलाती है। जब हमारा हृदय जो है सिकुड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? संकुचन कहलाता है। और जब वो फैलता है तो क्या कहलाती है? विश्रांति। और यह लयबद्ध संकुचन और विश्रांति जो है वो क्या कहलाती है? दोनों मिलकर हार्ट बीट या हृदय स्पंदन। याद रखिए कि हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण में होता रहता है। यदि आप अपने बक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का चित्र ये बना है यहाँ पर, देखिए। स्टेथोस्कोप का चित्र जो है ये बना है यहाँ पे, ये देखिए। इसमें क्या क्या होता है? चेस्ट पीस होता है, श्रोतिकाएं होती हैं जो कान में लगाते हैं डॉक्टर, और एक ट्यूब होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं चिकित्सक स्टेथोस्कोप का हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में उपयोग करते हैं। आवर्धन मतलब बढ़ जाना। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। क्या होता है? एक संवेदनशील डायफ्राम लगा होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस श्रोतिका लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं के स्पंदनों को ध्वनि का अध्ययन करते हैं और जिनसे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता होती है। देखिए, बीमार तो हम सभी हुए होंगे और कभी ना कभी डॉक्टर के पास जरूर गए होंगे। तो डॉक्टर ने हमारे चेस्ट पे क्या लगाया होगा? स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस। और उसमें जो नेक्स्ट दूसरा सिरा होता है उसमें होती हैं 2 श्रोतिका। क्या बनी होती हैं? 2 श्रोतिका। वो होती हैं जो श्रोतिका होती हैं तो वो क्या अपने कान में लगाता है और हमारी हृदय की जो धड़कन है उन्हें सुनता है। स्टेथोस्कोप का कार्य क्या है कि हृदय की जो ध्वनि है उसको थोड़ा आवर्धित यानी ज़्यादा कर देता है, जिससे डॉक्टर उसे आसानी से सुन सकता है। आइए हम अपने आसपास की उपलब्ध सामग्री को स्टेथोस्कोप का मॉडल बनाना सीखें। तो क्रियाकलाप नंबर 7.2 है, इसमें स्टेथोस्कोप बनाना सिखाया है। तो इसे चलिए पढ़ते हैं कि 6 से 8 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर से लंबी को कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तान कर लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। चित्र 7.5 बी। अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे को कहाँ करना है? अपने कान के पास रखिए। कीप के मुख को अपने बक्ष पर हृदय के निकट रखिए। आप सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदों की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 4-5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों की तुलना कीजिए। तो यहाँ देखिए, जो हमें इस तरीके से बनाना है, एक कीप लेनी है और एक सिरे पर कीप लगानी है और उसको अटैच कर देना है किससे? रबड़ ट्यूब से। और दूसरा जो सिरा है उसको खाली छोड़ देना है और इस तरीके से अपने चेस्ट पर लगाना है कीप वाला सिरा और दूसरा सिरा अपने कान में लगा के सुनना है अपने धड़कनों का और आकलन करना है। अपनी तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में अपनी और अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में 4-5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन, नाड़ी पल्स दर सारणी क्रमांक 7.2 में रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपके अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन दर के बीच में कोई संबंध दिखाई देता है? तो प्रत्येक स्पंदन धमनी में एक स्पंद उत्पन्न करता है। यदि प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर को बताती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है हृदय स्पंदन दर को कौन बताता है, जो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर को बताती है। इस वाली सारणी में आप फिल कर सकते हैं अपने दोस्तों और अपनी दौड़ने के बाद हृदय के स्पंदन और सामान्य अवस्था में भी हृदय स्पंदन लिख सकते हैं और उसकी तुलना कर सकते हैं। हृदय के विभिन्न कक्षों के लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। रक्त परिसंचरण की खोज जो है किसने की थी? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक ने की थी जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मानता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। यह मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनमें उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। क्या था, जब उनने बताया कि रक्त हमारे शरीर में परिसंचरण करता है तो क्या हुआ, उनका मजाक बनाया जाने लगा, है ना। क्योंकि तब के लोग यह नहीं मानते थे कि रक्त परिसंचरण करता है, रक्त दोलन करता है, ऐसा मानते थे। और फिर बाद में उनकी मृत्यु होने के पहले पर यह मान लिया गया कि जो है रक्त हमारे शरीर में
परिसंचरण कार्य करता है। बूझो जानता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है। स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस तल में वे रहते हैं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जो हमने देखा है स्पंज और हाइड्रा टाइप के जंतु होते हैं वो हम जो उनके शरीर में क्या होता है परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परिसंचरण तंत्र किस जंतुओं में नहीं पाया जाता तो वो उसमें लिखेंगे आप हाइड्रा और स्पंजों में। किसमें? हाइड्रा और स्पंजों में। तो यहाँ पर देखेंगे कि उनके शरीर में कैसे आकर परिसंचरण नहीं पाएंगे तो वो कैसे अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो उनके शरीर में प्रवेश करके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति, जहाँ वो जिस तल पे रहते हैं उनके शरीर में अपने आप भोजन और जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहती है ना। उनमें परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब जल बाहर निकलता है तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है जो वह क्या होते हैं जल में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और जब जल उनके शरीर से बाहर निकलता है तो वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को अपने साथ ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करें। अभी हमने क्या कौन सा अपशिष्ट पढ़ा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम अन्य अपशिष्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो अध्ययन है हम कहाँ करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस जंतुओं में उत्सर्जन जो है ना, जंतुओं में उत्सर्जन और मानव में उत्सर्जन तंत्र, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।